जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आ, 40 मिनट्स का ही है। हाँ 40 मिनट्स का ही है ना। तो अभी आ, आपका आपके पास हिंदी बुक है ना? हाँ मैम, हिंदी बुक है मेरे पास। हाँ। कल कहाँ तक हो गया था इसमें? कल सिर्फ बोन का स्ट्रक्चर ही। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बोन तक। स्ट्रक्चर खाली बोन का ही हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ बोन नहीं लिया था। नहीं लिया था, ओके। हाँ ज्वाइन कीजिए, लिंक लिंक ग्रुप में डाला हुआ है लिंक मैंने। नमस्ते ओके मैम। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ। वेटिंग में है। वेटिंग में तो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी लिंक से ज्वाइन हुए पता नहीं। हाँ चलो। अ, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ना है मैम। स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ना है हमें। तो अभी हम हाँ कल का थोड़ा सा रिवाइज करना था। अ, ओके। लेकिन मैम ज्वाइन ही नहीं हुई है। प्रभजीत मैम। हाँ प्रभजीत मैम, वो कौन से लिंक से ज्वाइन हो रहे हैं पता नहीं। आराम से हो गया, अभी तो आपने डाला है दोबारा। हाँ तीन मैंने बजे दोबारा डाल, क्योंकि मेरा ना लैपटॉप चेंज हो गया है तो वो दूसरे इसमें नहीं हो रहा है। नहीं, आपने एक पहले डाला था, फिर अभी दोबारा 3 बजे भी डाला हाँ है। हाँ। दोबारा मैं डालूं क्या? डाल डाल दिया मैंने। हाँ तो कल हमने देखा था कि बोन्स जो है, ये बोन्स अभी इसमें 7, ये रिप केज का है। रिप केज में ये टोटल ऊपर 7 ट्रू पेयर्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रिप केज के बोन्स है। और इसमें ये 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स होते हैं। ये नीचे वाले जो 3 हैं, ये फॉल्स रिब्स कहते हैं इसको। और ये 2 जो होते हैं ये हैंगिंग रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं इसको। तो ऐसे ये रिब केज के 27 बोन्स होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है क्लैविकल, अभी ये कहाँ से पढ़ा रहे हो मैडम? हाँ ये बीएचबी। बोन्स बीएचबी का। नहीं, वो तो पता है मुझे, तो कौन सा जगह से कौन सा पेज है इसका? ये बोन्स जो, हाँ हमें बोन्स है ना पे 100। हाँ, 206 ठीक है बोन्स जो है, ठीक है। 206 बोन्स जो है वो देख रहे हैं। अभी मैम ये हाँ जो पेज। ठीक। वर्टेब्रल कॉलम है हमारा, वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये सर्वाइकल के हैं। ये हमारी नेक और सर को जहाँ पे जोड़ा जाता है, वो सर्वाइकल के ये 7 वर्टिब्रीज हैं। फिर उसके बाद में थोरेसिक के 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है ये 12 थोरेसिक के 12 वर्टिब्राज हैं। फिर उसके बाद ये लंबर, थोरेसिक के बाद आता है लंबर। लंबर में 5 वर्टिब्रे होते हैं, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, ये 5 वर्टिब्री लंबर के वर्टिब्राज है। फिर उसके बाद ये 5 वर्टिब्रा होते हैं सैक्रम में। तो ये फ्यूज हो गए हैं, ये फ्यूज होके वन बन गया है, वो एक ही बन गया है। तो ये सैक्रम है। फिर उसके बाद ये कॉसिक्स, ये भी 4 5 मिलके एक हो गया है। तो ये कॉसिक्स भी एक ही है, तो इसको भी एक ही गिना जाता है। और इसको भी एक ही गिना जाता है, कॉसिक्स को भी। तो सैक्रम 1 है, कॉसिक्स 1 है। लंबर के ये 5 है इसके ऊपर, और ये थोरेसिक के 12 है।
थोरेसिक के 12 वर्टिब्राज हैं, और उसके और बाद सर। ये 7 वर्टिब्राज सर्वाइकल के हैं। तो ऐसे टोटल हो गए 26। फिर इसके बाद में ये स्कल है। स्कल के 22 होते हैं स्कल के। तो ये ऊपर नेजल कैविटी, स्फिनॉइड, मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा अच्छी तरह से बताया हुआ है। ये ऊपर का स्कल का है, सामने वाला है टेम्पोरल, इंफीरियर नेजल कोन, चाउ, उसमें सब कुछ दिया अ, हुआ है। मैम मैंडिबल। मेरा एक प्रश्न है, पूछूं मैं? जैसे हाँ, स्कल के जैसे 21 नंबर है, तो हमें ये अंदर के भी याद करने पड़ेंगे कि 21 कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब ऐसे पूछेंगे सेमेस्टर में? नहीं, सिर्फ हमें यही पूछेंगे कि अपने कितने हैं। समझने के लिए, हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ। ठीक है। वही मैं ये मैं सोच रही थी कि हमें इतना डिटेल मतलब नहीं नहीं आएगा। नहीं, इतना हाँ। डिटेल में तो ओके नहीं ओके। पूछेंगे। सिर्फ हमें लेकिन ये। हाँ, आगे आएगा तो भी हमें थोड़ा समझ में हाँ रहना हाँ। चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल, हम हाँ। किसी का एमआरआई देखा हमने, तो उसमें हम्म। हमें पता होना चाहिए ना कि वो कुछ कहाँ पे क्या हुआ है। तो इसलिए हमें एक एग्जैक्टली, नाम तो एक पता होने चाहिए। पता होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल सही। ये नहीं, मैं नाम बस वही सोच रही थी कि अंदर भी एक एक डिटेल तो मतलब एग्जाम में पूछेंगे, तो थोड़ा मुझे लग रहा था इतना कब याद करेंगे, नहीं टाइम कम नहीं, है। याद नहीं करना ओके है ये मैम। ना। हाँ, सिर्फ जी हमें जी, हाँ, थैंक यू। वो पता होना चाहिए। हम थेरेपिस्ट है, तो किसी का एमआरआई देखा स्कल का, तो हमें पता होना चाहिए। ये नाम तो याद पता होने चाहिए, इसलिए देखना है अभी। अभी ये जो फैलेंजेस है, आ, ये है अल्ना। ये अल्ना है। अल्ना पोर्शन इधर कल हमने देखा था। ये जो हमारे फिंगर्स है, फिंगर्स के साइड में जो ये बोन होता है, उसे हम अल्ना कहते हैं। और जो थंब की साइड में जो बोन होता है, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये इसके ऊपर ये अल्ना और रेडियस, ये डिस्टल हेड है। ये हेड है उसके। फिर उसके ऊपर है ये 8 मेटाकार्पल्स है। ये 8 होते हैं। फिर उसके बाद ये मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। इसी में अपने पॉइंट्स है ना, ये वाईएनएम के, ईएवी के भी है, वाईएनएम के हैं, जो ये मेटाकार्पल में ही होते हैं, मेटाकार्पल बोन्स। तो ये 5 है हमारी उंगलियां, तो मेटाकार्पल 5 है ये। फिर उसके बाद में ये है फैलेंजेस। अब ये फैलेंजेस भी है, तो ये डिस्टल, आ, इसको कहेंगे अभी ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स कहेंगे, नीचे वाला जो है, इसे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स कहेंगे, इसे मिडल फैलिंग्स कहेंगे, और ये डिस्टल फैलिंग्स हैं। तो इस तरह से ये 3 3 होते हैं ये 4 उंगलियों में। फिर ये अंगूठे में तो सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। इस तरह से ये हो गए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए 14 फैलेंजेस हो गए। 5 मेटाकार्पल्स हो गए। और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, ये 8 हो गए मेटाकार्पल्स। और ये है डिस्टल हेड, ये हेड है, अल्ना का हेड है। और ये है रेडियस का हेड है। फिर अभी इसके बाद में डिटेल में जाएंगे, तो इसके नाम भी दिए हुए हैं सबके। पैसिफॉर्म, ट्रॉन्केट, ट्रॉन्केट्रम, ल्यूनेट, स्केपॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। तो ये इसके भी नाम दिए हुए हैं। ये सिर्फ हमें याद रखना है, ये प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, नीचे वाला प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, मिडल फैलिंग्स है, और ये डिस्टल फैलिंग्स है। तो वही है। अभी इसके बाद में हमें देखना है अस्थि। अभी अ, अस्थियों में उसका स्ट्रक्चर, लंबी अस्थियों के केंद्र में बेलनाकार सिलेंड्रिकल गुहा होती है।
अभी ये सिलेंड्रिकल गुहा जो है, कल सर ने डाला हुआ था ना फोटो। बोन्स, हाँ। ये जो है सिलेंड्रिकल गुहा, ये जो बोन है, ये बोन के बीच में जो ये सिलेंड्रिकल गुहा है। तो अब आप एक काम कीजिए, मैंने तो निकाला हुआ है नोट्स, आपको निकालने हैं तो आप निकाल लीजिए। नंबर 1 लिखिए, मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी। पेन और नोटबुक ली है क्या आपने? अगर ली है तो नंबर 1 लिखो, जी मैम। मेड्यूलरी जी। कैविटी। उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। लंबी अस्थियों के केंद्र के बेलनाकार सिलेंड्रिकल ये गुहा है, और उसमें ये जो कैविटी होती है उसे मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। तो ये हो गई मेड्यूलरी कैविटी। और उसके बाद दूसरा नंबर है एंडोस्टियम। अभी एंडोस्टियम क्या है? तो एंडोस्टियम जो है, इसमें मुलायम, अभी ये मेड्यूलरी कैविटी जो है, ये मेड्यूलरी कैविटी में आपको दिखाई दे रहा है क्या वो? स्क्रीन दिखाई शेयर। दे रहा है मैम। दे ये रहा है मैम। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बोन का। हाँ जी दे मैम, रहा। दिखाई दे। हाँ हाँ। अभी इस मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है, ये मेड्यूलरी कैविटी भरी होती है मुलायम से स्पॉन्जिस तक, उसे रक्ताभ से भरा हुआ रहता है। ये स्पॉन्जी स्पॉन्जी होता है वो। यही हिस्सा रक्त कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। ये यही इसमें जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यूज ही रक्त बनाते हैं, रक्त की कोशिकाएं बनाने का कार्य करते हैं। इसे ही मेड्यूलरी कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी इसको कहते हैं। और ये है स्पॉन्जी बोन। अभी हमें दूसरा लिखना है, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या है? तो ये यही हिस्सा रक्त कोशिकाएं बनाने का कार्य करती है। यह गुहा चारों ओर एक रक्तीय एरियोलार ऊतक, वैस्कुलर एरियोलार टिश्यू की मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, उसे एंडोस्टियम कहते हैं। तो ये आप 2 नंबर में एंडोस्टियम की डेफिनेशन लिखना है आपको। एंड पर मैम एंडोस्टियम जो है वो कहाँ पर है, एक बार एरो करके दिखाएंगे कौन सा वाला हाँ भाग हुआ? हाँ हाँ। यह गुहा चारों ओर एक रक्तीय एलियोला वेस्कुलर एरियोला टिश्यू से घिरी हुई होती है। अब ये जो गुहा है, ये गुहा एरियोलर टिश्यू से घिरी हुई होती है। अब ये जो गुहा है, ये जो टिश्यू यहाँ से, ये जो है इसके ऊपर, इसके ऊपर अभी ये यहाँ का एक यहाँ का पोर्शन लिया है उन्होंने। ये जो है ओके। ये हाँ हाँ पोर्शन यहाँ का हाँ। लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेड्यूलरी कैविटी है। ये मेड्यूलरी कैविटी है बीच की, वो पोर्शन लिया है ना उसमें से। तो ये मेड्यूलरी कैविटी है, और ये मेड्यूलरी कैविटी भरी हुई है स्पॉन्जी बोन से। ये सब स्पॉन्जी बोन है बीच का, जहाँ पे रक्त कोशिकाएं बनती है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। नर्व्स यहाँ पे पहुंची हुई है, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे है, ऑस्टियंस। तो इसको, इसके ऊपर जो परत होती है, इसके ऊपर जो परत है, तो वो है ऑस्टियो एंडोस्टियम, उसको कहते हैं एंडोस्टियम। फिर उसके बाद में है ट्रेबुलर मेशवर्क। इसके बाहर रेशीय ऊतक ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से आच्छादित मोटी परत है, जो अस्थियों से पड़ने वाली स्ट्रेस को झेलने में सक्षम होती है। तो ये स्पॉन्जी बोन कहलाती है। तो इसको, आउटसाइड ऑफ द एंडोस्टियम is a thick layer of trabecular meshwork is able to bear the stress. This is known as spongy bone. अभी इसके ऊपर, अभी ये जो एंडोस्टियम जो है, एंडोस्टियम के ऊपर एक परत होती है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। स्पॉन्जी बोन, हाँ हाँ, ये ये एंडोस्टियम। एंडोस्टियम है। ये देखो, ये बीच में, ये बीच में क्या है, स्पॉन्जी टिश्यूज है।
फिर उसके बाहरी परत जो है वो एंडोस्टियम है। ये है एंडोस्टियम। और एंडोस्टियम की बाहर रेशीय ऊतक ट्रेबेकुलर मेशवर्क से आच्छादित मोटी परत होती है। तो वो जो है वो परत स्ट्रेस झेलती है, झेलने में मदद करती है। स्ट्रेस जैसे कि हमने कुछ उठाया, हेवी सा सामान उठाया, तो वो उसको वो जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस ये एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये एक मेशवर्क होता है, जैसे कि एक कपड़े का आच्छादन होता है उस तरह से उसके ऊपर ये आच्छादन है। ट्रेबेकुलर मेशवर्क का एक मोटी आच्छादित मोटी परत होती है जो कि स्ट्रेस झेलने में सक्षम होती है। यह स्पॉन्जी बोन कहलाती है और इसको कहते हैं स्पॉन्जी बोन। इस स्पॉन्जी अस्थि परत के बाहर एक पतली डेंस टेक्सचर आयोरी जैसे कॉम्पैक्ट बोन की परत होती है, अंदरूनी परतों की सुरक्षा प्रदान करती है। अभी ये कॉम्पैक्ट बोन को भी ये सबको वो सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो है पेरिओस्टियम। अभी स्पॉन्जी बोन लिखा, 3 नंबर लिखो। और स्पॉन्जी बोन outside of endosteum is a thick layer of trabecular meshwork which is able to bear the stress. This is known as spongy bone. उसे क्या कहेंगे हम? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन किसे कहेंगे? मेशवर्क, एंडोस्टियम के बाहर ट्रेबेकुलर मेशवर्क से आच्छादित मोटी परत होती है जो कि स्ट्रेस झेलने में सक्षम होती है। इसी को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये हो गए स्पॉन्जी बोन के डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद में पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम क्या है? तो पेरियोस्टियम जो है वो है सबसे बाहर की ओर एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पेरियोस्टियम है जो 2 स्तरीय है। सबसे बाहर सफेद फाइब्रस ऊतक, व्हाइट फाइब्रस ऊतक की परत है जिसमें कुछ फ्लैट कोशिकाएं, फ्लैट सेल्स भी मिल सकती है, यह सुरक्षा हेतु। और इसके नीचे इलास्टिक फाइबर्स की कई परतों में बिछे रहते हैं। इस परत को एवं कॉम्पैक्ट अस्थि के परत में मध्यम ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। तो ये है पेरियोस्टियम। अब लिखो 4th नंबर, पेरियोस्टियम। आउटसाइड द स्पॉन्जी बोन देयर इज अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। Outside the spongy bone, there is a thin layer of compact bone which is dense in texture, and looks like ivory. यह स्पॉन्जी अस्थि परत के बाहर एक पतली डेंस टेक्सचर की आयोरी जैसी कॉम्पैक्ट अस्थि की परत जो अंदरूनी परतों की सुरक्षा प्रदान करती है, इसी बाहरी परत को, इसी बाहरी फाइब्रस मेम्ब्रेन को पेरियोस्टियम कहते हैं। ये हो गया पेरियोस्टियम। फिर उसके बाद में है, अब ये पेरियोस्टियम जो है ये 2 लेयर का होता है। पेरियोस्टियम 2 लेयर का होता है। ये है fibrous membrane periosteum is the outermost covering. It has 2 layers. Outer layer is of white fibrous tissues, which also may have flat cells. These are of protection, and under it there are many layers of elastic fibers. अब ये जो है ये नीचे दिया हुआ है, देखो। पेरियोस्टियम है जो 2 स्तरीय है। सबसे बाहर सफेद फाइब्रस ऊतक, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की परत है जिसमें कुछ फ्लैट कोशिकाएं भी मिल सकती है, यह सुरक्षा हेतु होती है। और इसके नीचे इलास्टिक फाइबर्स की कई परतों में बिछे रहते हैं। इस परत एवं कॉम्पैक्ट अस्थि की परत के मध्य ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, ये देखो, ये है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं।
ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, ये व्हेन सेल्स टीयर एंड वियर हैपेंस देन सेल्स फॉर्म न्यू सेल्स। अब ये जो अगर कुछ खराबी हो गई तो ये टूट जाती है, तो टूटने के बाद ये फिर से निर्माण होता है इसका, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का। ये ब्लास्ट हो जाती है और बस फिर नीचे वाले जो दिखाया, साइड पे दिखाया हुआ, ये तो बड़ा वाला तो ओस्टियोक्लास्ट लिखा हुआ है। ये ऑस्टियोब्लास्ट है ना ये। ब्लास्ट है मैडम, ब्लास्ट वाला नीचे वाला है, देखो आप क्लास्ट ध्यान से देखो। क्लास्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये क्लास्ट है। हाँ हाँ। ऑस्टियोब्लास्ट अलाइन अलोंग ट्रैबेक्यूली ऑफ न्यू बोन। ये जो है ये न्यू बोन्स तैयार ये तो फॉर्म होते हैं इससे। पूरी हाँ, ये पूरी उसके उसकी ऑस्टियोक्लास्ट बोन के चारों तरफ और ये पूरा सर्कल बना ऑस्टियोब्लास्ट है। ये नीचे ये ऊपरी परत जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट की है और ये रहता है, ये ब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट है। हाँ, तो ये अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 लेयर्स ऑफ पेरियोस्टियम, आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स न्यू जनरेट करती है ये। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है ये न्यू जनरेट करती है। तो ये हो गए अस्थि स्ट्रक्चर हो गया, ये बोन का स्ट्रक्चर हो गया। अस्थि के कार्य, फंक्शंस ऑफ द बोन। अब इसके फंक्शन क्या है? ताजी निकली गई अस्थि की बाहरी सतह गुलाबी सफेद दिखाई पड़ती है, जबकि इसको तोड़ने पर इसका अंदरूनी हिस्सा गहरे लाल रंग का होता है। शरीर के अन्य ऊतकों की तुलना एक कठोर रिजिड है, किंतु इसमें आंशिक लचीलापन इलास्टिसिटी मौजूद होती है, और वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की अस्थियां अधिक लचीली होती है। अस्थि का लचीलापन ही इसकी भारी स्ट्रेस सहने की क्षमता का द्योतक है। इसका लचीलापन जो है उसकी वजह से ही वो स्ट्रेस सह पाती है, उसका क्षमता है। भार सहने की चरम सीमा उक्त अस्थि का ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। अभी ये फंक्शंस जो है, फंक्शंस में अभी फंक्शंस ऑफ बोन्स फ्रे, इसमें आप ये लिख सकते हैं, वो बाहरी परत पिंक होती है, फिर अगर उसको हम मोड़ते हैं तो रेड दिखाई देता है अंदर की साइड में। चिल्ड्रंस में ये इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है, अडल्ट्स में कम होती है क्योंकि वो थिक हो जाते हैं। उसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ बोन मेक देम एबल टू बियर स्ट्रेस। इलास्टिसिटी की वजह से ही वो स्ट्रेस सहने की क्षमता उनमें आती है। अभी ब्रेकिंग पॉइंट, अभी पॉइंट लिखो। ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट किसे कहते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट, द मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोन इज नोन एज द ब्रेकिंग पॉइंट। भार सहने की चरम सीमा उक्त अस्थि का ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। चरम सीमा तक उसे हम वो संभाल सकता है, उससे ज्यादा अगर हमने रखा तो वो टूट जाएगा, तो वो कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक चरम सीमा तक जाने के बाद वो बॉइलिंग पॉइंट वो उबलता ही रहता है, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वैसे ही ये बोन का ब्रेकिंग पॉइंट है। अभी अलग अलग बोन के अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट्स है। हंसुली अस्थि यानी क्लैविकल, ये जो शोल्डर में हमारे क्लैविकल बोन है, उसकी क्षमता, सहन करने की क्षमता जो है वो 92 किलोग्राम वो सह सकती है। इसके ऊपर अगर जाए तो वो टूट जाएगी। हंसुली अस्थि जो है, क्लैविकल बोन जो है, वो 192 किलोग्राम ही सह सकती है। उसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस जो नीचे का है हाथ का, एल्बो तक, शोल्डर से लेके अपने एल्बो तक, उसकी सहन क्षमता 600 किलोग्राम है। वो 600 किलोग्राम वेट सह सकता है। उसके बाद में बड़ी अस्थियां नीचे है हमारे पैर में, या हमारे जांग से लेके नी तक, घुटने तक की जो अस्थि है, फ्यूमर जिसे हम फ्यूमर कहते हैं, उसकी सहन करने की क्षमता जो है 756 kg है, किलोग्राम है। तो इस तरह से ये
ये शो दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी मैम, दिख रहा है। हाँ, हंसुली अस्थि वगैरह ये यही दिख रहा है ना? हाँ जी मैम। हाँ। यस अ, मैम। हम्म, अस्थि अस्थियों में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने की क्षमता विद्यमान होती है। अस्थि जब टूट जाता है, फ्रैक्चर जब हो जाता है, तो फ्रैक्चर हो जाने के बाद वो फिर से वैसे के वैसे हो जाता है। अस्थियों में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने की क्षमता विद्यमान होती है। उदाहरणार्थ, पाँव में से टिबिया अस्थि निकाल दी जाए तो पाँव में शेष फिबुला अस्थि का भार एवं मोटाई बढ़कर शरीर का भार संभालने लगती है। इसी प्रकार पाँव की पैरालिसिस होने पर उक्त अस्थियां पतली पड़ जाती हैं। अभी टिबिया क्या है? टिबिया जो है वो अपने फ्यूमर फ्यूमर और नीचे का जो है टिबिया, वो अगर टूट जाए, उसके बीच में होता है ना वो पटेला होता है। उसके बीच में क्या होता है? पटेला होता है। अगर टिबिया टूट जाए, टिबिया ये दो दो अस्थियां है ना नीचे। नीचे पाँव में कौन कौन सी है? दो है ना। एक टिबिया है और दूसरी कौन सी है? फीमर। टिबिया और दूसरी कौन सी? एक फिबुला। फीमर, एक फिबुला, टिबिया है। फिबुला। फिबुला हाँ, ऊपर फिबुला फिबुला, होती है। फिबुला। हाँ, फिबुला थाई होती है और फिबुला टिबुला नीचे वाली और टांगों की लगी होती फिबुला में पटेला, बीच में पटेला। बीच में पटेला होता है। हाँ, तो अगर टीबिया, अगर टीबिया अस्थि निकाल दी, किसी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और टीबिया निकाल दी तो क्या होगा? ये फिबुला जो है, फिबुला क्या होगा? वो स्ट्रांग हो जाएगी। फिबुला की अस्थि जो है वो क्या होगा? वो मोटी बन जाएगी, मोटा वो बढ़ जाएगी वो, और शरीर का भार वो संभालने लगती है। इसी प्रकार पैरालिसिस होने पर उक्त अस्थियां पतली पड़ जाती है। ये हो गया, ये बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ कि वो अस्थि वो बड़ी हो गई। फिबुला की अस्थि बड़ी हो गई क्योंकि टिबिया टूट गई है, तो फिबुला बढ़ गया। लेकिन अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस में क्या होता है कि अस्थि छोटी हो जाती है ना, तो ये पैरालिसिस में ये पतली पड़ जाती है। ये टिबिया फिबुला क्या होता है? पतली हो जाती है। वीक अस्थियां हो जाते शरीर हैं। अस्थियां शरीर को केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस प्रदान करने के साथ आकार भी प्रदान करती है। अब ये अस्थियां जो है हमारे शरीर की, ये सेंट्रल एक्सिस भी है, उसकी वजह से ही हम सीधे बैठ सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। उसी की वजह से हमें एक आकार मिला है, शेप मिला है हमारे बॉडी को। तो ये सेंट्रल एक्सिस है, उसी की वजह से आकार मिला प्रदान होता करता है। कुछ अस्थियां अपने अंदर बंद संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अभी जैसे कि रिबकेज है। रिबकेज क्या करती है? हार्ट और लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ हाँ, अंदर संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि कपाल अस्थियां मस्तिष्क को तथा छाती का पिंजरा, फेफड़ों का एवं हृदय को संरक्षण देती है। और अपने कपाल कपाल यानी कि स्कल स्कल क्या करता है? हमारी अस्थियां को, मस्तिष्क की अस्थियां को संरक्षण देता है। अस्थियां मांसपेशियों को लगने, अटैचमेंट हेतु स्थान उपलब्ध कराती है और इनकी सहायता से दो अस्थियों के मध्य बने लीवर पर संधियों चलायमान मूवमेंट्स उपलब्ध कराती है। अभी ये जो मांसपेशियां हैं, अस्थियों की मांसपेशियां, जिसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, स्केलेटल मसल्स की वजह से ही मूवमेंट हो सकता है। ये बोन्स को अटैच की हुई है। ये जो स्केलेटल मसल है, अस्थियां मांस, जिसे जिसे हम हिंदी में अस्थियां मांस कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। ये स्केलेटल मसल्स वो बोन्स को
अटैच होती है, उसकी सहायता से ही दो अस्थियां के मध्य में लीवर के जैसा वो काम करती है। ये जो हमारा एल्बो है, एल्बो जो है वो ये जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस और अल्ना, इनको क्या करता है वो, लीवर के जैसा काम करता है, और हम हाथ उठा पाते हैं, कुछ भी हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, तो चलायमान हो जाता है, क्योंकि इस किसकी वजह से, स्केलेटल मसल्स की वजह से। शरीर की विभिन्न अस्थि संधियों पर होने वाली गतियों का वर्णन अस्थि पेशियां, स्केलेटल मसल के अध्ययन में पश्चात हम करेंगे। अस्थि पेशी, स्केलेटल मसल्स, अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो गया इसमें। बोन का, बोन खत्म हो गया, अस्थि पेशी, स्केलेटल मसल। अस्थि पेशियां ऐच्छिक वॉलंटरी स्वभाव की होती है, ये वॉलंटरी है, हम हाथ उठाना चाहे तो हम उसे उठा सकते, वॉलंटरी है। नर्व की भांति इसमें भी उत्तेजिता, एक्साइटेबिलिटी का गुण मौजूद होता है। इनमें अतिरिक्त गुण संकुंचन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का भी है, जिसके कारण अस्थि संधियों पर गति संभव होती है। गति, गति यानी कि कुछ मूवमेंट, मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के कारण। कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसका गुणधर्म है। संकुंचन, उसका गुण क्या है, संकुंचन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजिता और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसी के कारण हम गतिमान हो सकते हैं, हमारी हड्डियां गतिमान हो सकती हैं, मूवमेंट हो सकता है। तो इसमें बोन्स प्रॉप, अभी आप ये बोन्स के इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि टिबिया अगर रिमूव किया जाए तो फिबुला वो बढ़ के उसको वेट वो उठा सकता है। फिर बोन का शेप और सेंट्रल एक्सिस बॉडी को मिलता है बोन के कारण। सम बोन्स प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, सच एज स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। कुछ बोन्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्कल, जैसे कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं रिब केज को, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बोन्स प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, बोन क्या करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है बोन्स ने फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स हेल्प जॉइंट्स टू बोन्स टू मूव। अभी इसमें मसल, स्केलेटल मसल में पॉइंट्स क्या लिखेंगे अभी हम, वॉलेंटरी। अब ये मसल्स कैसे हैं, सबसे पहला पॉइंट वो तो ऐच्छिक है, जैसे आप उसको अपनी मर्जी से हिला सकती हैं। हाँ, उसमें वॉलेंटरी है। एक्साइटेबिलिटी का गुण है और हाँ कंट्रैक्टिविटी है हाँ उसमें, ताकि हमारा हाथ ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हिल सकता है। हाँ, तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में मैं बता दूं, दीज आर वॉलेंटरी इन नेचर, जो कि खुद से वो कर सकते हैं, स्वाभाविक है, ऐच्छिक है, अस्थियां ऐच्छिक स्वभाव की है, ये पहला पॉइंट लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आएगा, दे हैव एक्साइटेबिलिटी, उसकी नव नर्व की भांति इसमें उत्तेजिता, एक्साइटेबिलिटी का गुण मौजूद है, और इसके अतिरिक्त संकुंचन का भी इसमें गुण है, उसी के कारण अस्थि संधियों पर गति संभव होती है। अस्थि संधियों पर गति संभव क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक्साइटेबिलिटी मौजूद है, उत्तेजिता का गुण है, वैसे ही अतिरिक्त गुण संकुंचन भी उसमें है, उसी के कारण गति संभव है। तो ये दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। संरचना, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर
अस्थियों में हाँ, ये हो गया अपना संरचना। प्रत्येक अस्थि पेशी बहुसंख्य पेशी बंडलों से बनी होती है, जो एक पतली पारदर्शी झिल्ली से आपस में बंधे हुए होते हैं। अभी ये जो है, ये एक 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 रेशे है। ये एक, जैसे कि हमारे हेयर्स है, हमारे सर पे कितने सारे बाल है ना, वैसे ही एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा ये पूरा बंडल का बंडल है। ये पूरा बंडल है, बहुसंख्यक पेशी का बंडल है ये। और ये पारदर्शी झिल्ली से आपस में बंधे हुए हैं। और इसके बीच में एक पारदर्शी जैसे एक झिल्ली जैसा होता है, जैसे ऑनियन, प्याज देखा है ना, प्याज की दो परत होती है, उसके बीच में एक पतला सा परत होता है। प्याज हाँ देखा है जी मैम। सबने, है ना। तो एक देख बीच में देखो। उसी तरह से जैसे कि वो पारदर्शी झिल्ली प्याज के अंदर है, उसी तरह से ये दो बंडल, ये जो एक एक बंडल है उसके बीच में पारदर्शी झिल्ली आपस से ये बंधे हुए हैं। इस झिल्ली को इप्पीमाइसियम कहते हैं। अभी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, इप्पीमाइसियम। इप्पीमाइसियम, और फिर उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखो। इप्पीमाइसियम क्या है? तो इप्पीमाइसियम जो है, एक अस्थि पेशी, प्रत्येक अस्थि पेशी बहुसंख्यक पेशी बंडलों से बनती है, जो एक पतली पारदर्शी झिल्ली से आपस में बंधे रहते हैं। इसी झिल्ली को इप्पीमाइसियम कहते हैं, उसी झिल्ली को कहते हैं इप्पीमाइसियम। अभी प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी फाइबर्स होते हैं, जो एक पतली पारदर्शी झिल्ली से आपस में बंधे हुए हैं। इसी झिल्ली को एंडोमाइसियम कहते हैं। अभी इसके अंदर, अब ये इपीमाइसियम ऊपर का हो गया, उसके अंदर ये स्केलेटल मसल है। ये जो है, ये है स्केलेटल मसल। अब ये स्केलेटल मसल के अंदर ये इतने सारे